हेलो भाइयों, आप सभी कैसे हो। आप सभी को नमस्कार। हमारे परफेक्ट एजुकेशन 7 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज BSc फर्स्ट सेमेस्टर जेनेटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि कल की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। हाँ, उससे पहले कुछ बातें हमारे तुम्हारे बीच में चर्चा हो जाएं। सबसे पहले कि आप लोग पेपर में जाएंगे, प्रेशर नहीं बनाएंगे। कल लास्ट पेपर है और वहाँ पर जाके कोई शरारत वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट पेपर होता है। क्योंकि आप लोग इंटर पास करके आए हैं तो सोचेंगे कि लास्ट पेपर है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करें, तोड़ फोड़ मचाएं। ये बिल्कुल दिमाग से हटा लीजिएगा। और दूसरी बात कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन डाल दीजिए। अरे मैथमेटिक्स आज कल जेनेटिक्स का आप जितना टफ मैथमेटिक्स है उससे कहीं टफ आपका पर ये है जेनेटिक्स। अगर इसमें कुछ टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, वो बहुत क्वेश्चन तो बहुत सरल होगा लेकिन लैंग्वेज इसकी बहुत टफ होगी। तो आप इसीलिए मैंने नहीं डाला। आप लोग वो डालने के बाद वो उसी में जुड़ जाते। हमारे पास पेपर सॉल्यूशन है, आपको कल 9 बजे तक के बाद में ये इसका भी वही और उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। कल मेरा भी पेपर है MSc का, इसलिए आज मैं सुबह से जुटा हूँ। कल ब्रीडिंग थर्ड सेमेस्टर वालों का भी पेपर है, उनके लिए मैटर बना रहा था। आप लोग कमेंट पर कमेंट किए जा रहे हैं, कुछ लोग कुछ लिख रहे हैं अपना जो मन में आ रहे लिखते रहिए। और मैंने पहले भी बताया था कि 1-2 मिनट का वीडियो डाला था जिसमें कि मेरी मैथ कमज़ोर है। आप लोग कुछ भी समझिए कि मतलब जो कुछ समझना चाहते हैं समझ सकते हैं, लेकिन एक बात है कि आप आज कल के पेपर की तैयारी करिए अच्छे से। आपको कल 9 बजे तक वो वीडियो भी मिल जाएगा मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्यूशन, और मेरा पेपर है 11 बजे से MSc का। मैं पेपर देने के बाद आऊँगा तब उसका सॉल्यूशन भी करवा दूँगा, जेनेटिक्स का भी। तो आप लोग बेधड़क होकर पेपर दें और तैयारी करें अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं। ये सजेशन के रूप में मैंने बताया है, आप लोगों को हो सकता है बुरी बातें लगे, लेकिन कोई बात नहीं। मेरा फ़र्ज़ है आप लोगों को बताना, गाइड करना, वो मैं करूँगा। जेनेटिक्स, पहले जेनेटिक्स की डेफिनेशन ही से स्टार्ट करते हैं। वंशागत और विभिन्नता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा जाता है। नेक्स्ट, वंशागत लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को वंशागत कहते हैं। नेक्स्ट, क्रोमोजोम की खोज स्ट्रासबर्गर ने 1875 में की। क्रोमोजोम नाम वाल्डियर ने 1888 में दिया था। छड़ के आकार की संरचनाओं अर्थात रॉड्स ऑफ स्ट्रक्चर को क्रोमोजोम कहते हैं। ठीक है। और ये छड़ाकार संरचनाएं समसूत्री कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था में होती है। यहाँ पर क्रोमोजोम लिखना भूल गया, लेकिन क्रोमोजोम है यहाँ पर। ठीक है। छड़ाकार संरचनाएं समसूत्री कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था में दिखाई पड़ती है। और ध्यान रखेंगे 2 वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले से पड़े हुए हैं, उनको आप लोग देख लेंगे ज़रूर। उनमें से एक आध क्वेश्चन नहीं, 2-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये मान लो। तो वो वीडियो भी देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक भी दे दूंगा। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर मैं PDF दे दूंगा। आप लोग आराम से पढ़िएगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। मैं आप सभी को मैटर इतना अवेलेबल करवा दूंगा, नंबर आप 25 से 30 तो लेकर आएंगे, बाकी आप जितनी मेहनत करेंगे। सोमेटिक क्रोमोजोम की वह संख्या जो सोमेटिक सेल्स में पाई जाती है उसे सोमेटिक क्रोमोजोम कहते हैं। नेक्स्ट, इसकी संख्या 2n से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, सोमेटिक सेल में प्रत्येक क्रोमोजोम की 2 प्रतियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट, ऐसे क्रोमोजोम जिनके जीन व जीन क्रम समान होते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम कहलाते हैं। नेक्स्ट, जेनेटिक क्रोमोजोम नंबर, क्रोमोजोम की वह संख्या जो गैमेट्स में पाई जाती है, इसको n से प्रदर्शित करते हैं। यह सोमेटिक क्रोमोजोम नंबर की आधी होती है। ध्यान में रखेंगे। देखो, मैं जल्दी से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो अपलोड करना है, और हो सकता है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे मैं वो थोड़ी देर में फिर से डाल दूँगा मैटर लिखने के बाद। ठीक है। नेक्स्ट, इंटरफेज स्टेज में सबसे लंबे और पतले गुणसूत्र दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, एनाफेज स्टेज में क्रोमोजोम सबसे छोटे दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट,
क्रोमो सामान्यतः क्रोमोसोम का मापन समसूत्री सेल डिवीजन मेटाफेज अवस्था में किया जाता है। नेक्स्ट, इनका आकार 0.5 एम से 32 म्यू लंबे होते हैं तथा 0.2 म्यू से 3 म्यू चौड़े होते हैं। नेक्स्ट, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, जब क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर मध्य में स्थित होता है तब इस प्रकार के क्रोमोसोम को मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। देखो, सेंट्रोमियर ये है, क्रोमोसोम ये है और बीच में है ये, तो इसे मेटासेंट्रिक कहते हैं। नेक्स्ट, टिलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, जब क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के सिरे पर स्थित हो तब इसको टिलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। देखो, ये टिलोसेंट्रिक है और इसके छोर पर है क्रोमोसोम, ठीक है, इसे टिलोसेंट्रिक कहते हैं। फिर नेक्स्ट, सिस्टर क्रोमेटिड, प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। ये आपस में दोनों सिस्टर क्रोमेटिड और समजात गुणसूत्रों के, फिर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड किसे कहते हैं? समजात गुणसूत्रों के क्रोमेटिड आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। नेक्स्ट, पूछी जाएगी डेफिनेशन, ऐसे दी जाएगी और पूछा जाएगा ये क्या है, ठीक है, आराम से पढ़िए विदाउट टेंशन होके। नेक्स्ट, जहाँ पर उस गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड आपस में जुड़े हुए प्रतीत होते हैं सेंट्रोमियर कहते हैं। नेक्स्ट, प्रत्येक क्रोमोसोम में के दोनों सिरे को टेलोमियर कहते हैं। मनुष्य में क्रोमोसोम 13, 14, 15, 21 एवं 22 पर द्वितीयक दशाओं पाए जाते हैं। नेक्स्ट, लैंप ब्रश क्रोमोसोम, इनका विस्तृत अध्ययन उभयचरी जीवों में ओसाइट्स में किया जाता है। ये क्रोमोसोम मियोसिस की डिप्लोटिन अवस्था में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, सर्वप्रथम इनकी खोज फ्लेमिंग के द्वारा सन 1889 में की गई थी। डिप्लोटिन अवस्था में देखे गए क्रोमोसोम में भी समजात क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट, ऑटोसोम, वे क्रोमोसोम जिनके ऊपर सोमैटिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन पाए जाते हैं उनको ऑटोसोम कहते हैं। नेक्स्ट, एलोसोम, वे क्रोमोसोम जिन पर लिंग को निर्धारण करने वाले जीन पाए जाते हैं, एक्स एवं XY क्रोमोसोम। नेक्स्ट, गुणसूत्र में DNA 15 से 20% पाया जाता है। नेक्स्ट, DNA में की मात्रा पाइकोग्राम में मापी जाती है। DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। RNA का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड है। IBPGR इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज रोम इटली में है। NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज दिल्ली में है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग तैयार कर लीजिए। एक पाइकाग्राम बराबर होता है 10 की पावर माइनस ग्राम। DNA के टुकड़ों को सिरे से सिरे जोड़ा जाए तो उनकी लंबाई 2.5 गुणे 10 की पावर 10 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट, क्रोमोसोम में प्रोटीन, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। 65 से 75% तक प्रोटीन पाई जाती है इसमें। क्रोमोसोम में हिस्टोन 5 प्रकार के H1, H2A, H2B, H3, H4 हैं। नेक्स्ट, क्रोमोसोम में RNA 10 से 15% पाया जाता है। नेक्स्ट, क्रोमेटिन, जिस पदार्थ का क्रोमोसोम बना हुआ होता है उसको क्रोमेटिन कहते हैं, जिनको क्रमशः यूक्रोमेटिन या हेट्रोमेक्रोटिन कहते हैं। तो इनमें जो यूक्रोमेटिन होता है सेल डिवीजन के समय गहरे रंग के होते हैं तथा सघन होते हैं। हेट्रोमेक्रोटिन ये हल्की विश्रामावस्था में हल्के रंग और विरल माध्यम में होते हैं। नेक्स्ट, ये ध्यान में रखेंगे। फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, आनुवांशिकी सूचनाओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंचती है। नेक्स्ट, सेल डिवीजन में के समय DNA एक समान मात्रा में वितरण क्रोमोसोम के द्वारा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सेल डिवीजन के द्वारा ही DNA का समान मात्रा में वितरण क्रोमोसोम के द्वारा होता है। नेक्स्ट, अब मेंडल से लगभग 2-3 क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, तो मैंने इसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्राइब करने की कोशिश की है क्योंकि मेंडल ही जेनेटिक्स के जनक हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स तो मेंडल को कहा जाता है। जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में हुआ था जो कि अब चेकोस्लोवाकिया है। नेक्स्ट, मेंडल ने अपने प्रयोगात्मक कार्य के लिए मटर के बीजों को इकट्ठा करने का कार्य सन 1875 में यूरोप में आरंभ किया। नेक्स्ट, 7 साल के कठिन परिश्रम के पश्चात मेंडल ने अपने प्रयोगात्मक कार्य के परिणामों को 1865 में नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून के समक्ष प्रस्तुत किया। नेक्स्ट,
सन 1866 में उन्होंने अपने प्रयोगात्मक कार्यों के परिणाम को एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नामक शीर्षक से सोसाइटी के द्वारा प्रकाशित होने वाली पत्रिका का जर्मन भाषा में छपवाया था। मेंडल ने अपने मटेरियल के अतिरिक्त राजमा, हिरेशियम और मधुमक्खी पर भी प्रयोग किया था। नेक्स्ट, मेंडल की मृत्यु सन 1884 ईस्वी में हुई थी। मेंडल के कार्यों के परिणाम को पुनः खोज हॉलैंड में डी व्रीज के द्वारा तथा जर्मनी में कोरेंस के द्वारा और सरमेक के द्वारा ऑस्ट्रिया में सन 1900 में की गई थी। नेक्स्ट, मेंडल के द्वारा अपने प्रयोगात्मक कार्य के लिए मटर की विधि पौधे को क्यों चुना? तो मटर के पुष्प की बनावट पर स्वपरागण को सुनिश्चित करना। मटर के पुष्प का आकार अन्य फसलों की तुलना में बड़ा होता है, जिससे वहाँ पर कृत्रिम रूप से संकरण करना आसान होता है। नेक्स्ट, मटर एक वर्षीय पौधा है। नेक्स्ट, रेसिप्रोकल क्रॉस से प्राप्त संतानें एक समान होती हैं। ध्यान में रखेंगे किस क्रॉस से जो प्राप्त संतानें एक समान होती हैं? रेसिप्रोकल क्रॉस से। ठीक है। फिर है कोलर्यूटर है, यहाँ पर कोलर्यूटर है, कोलर्यूटर जो कि कोलर्यूटर और गार्टनर एवं नार्डिन के मुख्य वैज्ञानिक में से ये थे जो मेंडल के पूर्ववर्ती थे। ये लोग जो कोलर्यूटर, गार्टनर एवं नार्डिन मुख्य वैज्ञानिक में से थे जो मेंडल के पूर्ववर्ती वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट, देखो इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा जा सकता है, क्या पूछा जाएगा, क्योंकि पूछ देगा बीज के आकार पर किस रंग का था, तो ये सब बता देना। आपको टिक करना होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग अगर इसको सारणी को तैयार करेंगे, एक दो क्वेश्चन तो इसमें से आएगा ही। नेक्स्ट, तो लक्षण इसके बीज का आकार और उसका प्रभावी और अप्रभावी। बीज का आकार गोलाकार, अप्रभावी में है झुर्रीदार। बीज आवरण का रंग ग्रे और सफ़ेद। बीज पत्र का रंग पीला और इस अप्रभावी में हरा। फली का रंग हरा प्रभावी और पीला अप्रभावी होता है। फिर नेक्स्ट, फिर फली का आकार पूर्ण रूप से ये लहरदार। फिर पुष्प की स्थिति कक्षस्थ एवं शीर्ष में अप्रभावी में श्री और प्रभावी में कक्षस्थ। तने की लंबाई लंबा होता है, प्रभावी में अप्रभावी में बौना होता है। नेक्स्ट, प्रयोगात्मक खास बिंदु। मेंडल ने यह बताया कि कारक जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, ना कि लक्षण। फिर मेंडल के जीन ठोस होते हैं। नेक्स्ट, मेंडल ने कहा कि जीन ठोस होते हैं। फिर मेंडल ने स्वपरागण के प्रभाव के बारे में भी बताया था। नेक्स्ट, मेंडल भाग्यशाली क्यों था? मेंडल के द्वारा अध्ययन किए गए सभी लक्षण गुणात्मक प्रकार के थे। नेक्स्ट, प्रत्येक लक्षण का विपरीत रूप एक जीन के द्वारा नियंत्रित हो रहा था और एक रूप दूसरे रूप के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी था। नेक्स्ट, लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित होते थे। नेक्स्ट, विपुंसन। किसी उभयलिंगी पुष्प से नर भाग को हटाने की प्रक्रिया को विपुंसन कहते हैं। होमोजाइगस। किसी जीव में जीन की एक समान दो प्रतियां पाई जाती हैं, तब उस जीव को होमोजाइगस कहा जाता है तथा उसकी स्थिति को होमोजाइगोसिटी कहा जाता है। नेक्स्ट, हेट्रोजाइगस। किसी जीव में जीन की दो भिन्न भिन्न प्रतियां यहाँ पर प्रतियां पाई जाती हैं, तो उसे हेट्रोजाइगस कहा जाता है। इस स्थिति को हेट्रोजाइगोसिटी कहते हैं। नेक्स्ट, डोमिनेंट। वह विकल्पी जो स्वयं को F1 पीढ़ी में प्रदर्शित करता है उसको प्रभावी विकल्पी कहते हैं। नेक्स्ट, रिसेसिव एलील अर्थात अप्रभावी विकल्पी। वह विकल्पी जो स्वयं को F1 पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं कर पाता अप्रभावी विकल्पी कहा जाता है या रिसेसिव एलील कहते हैं। फिनोटाइप। किसी जीव की बाहरी बनावट को फिनोटाइप कहा जाता है। नेक्स्ट, जीनोटाइप। किसी जीव की आनुवंशिक बनावट को जीनोटाइप कहा जाता है। नेक्स्ट, मेजर जीन। एक वह जीन जिसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है मेजर जीन कहते हैं। नेक्स्ट, एलील। जीन के एक दूसरे रूप को विकल्पी कहा जाता है। नेक्स्ट, बैक क्रॉस। जब F1 पीढ़ी का क्रॉस किसी भी पैतृक के प्रभावी या प्रभावी के साथ कराया जाता है, तब उस क्रॉस को बैक क्रॉस कहा जाता है।
देखो यहाँ पर जब F1 पीढ़ी का क्रॉस कराएगा तो इसमें जो है जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई आर कैपिटल आर स्मॉल आर, अब इसमें जो है इससे क्रॉस करा दें या इससे क्रॉस करा दें, जो इसे ही ब्रेक क्रॉस कहते हैं, प्रभावी या अप्रभावी। फिर टेस्ट क्रॉस, जब F1 पीढ़ी का क्रॉस अप्रभावी पैतृक के साथ कराया जाता है तब इस क्रॉस को टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इसमें केवल अप्रभावी जीन के साथ ही क्रॉस कराया जाता है। नेक्स्ट, फिर कुछ रेशियो हैं, इसमें से 1-2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। मोनोहाइब्रिड, इसको रट लेंगे, बिल्कुल दिमाग में बिठा लेंगे। मोनोहाइब्रिड फिनोटिपिक अनुपात F1 पीढ़ी में 3:1। नेक्स्ट, मोनोहाइब्रिड जीनोटिपिक रेशियो तो 1:2:1। डाईहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो F2 पीढ़ी में 9:3:3:1। फिर डाईहाइब्रिड जीनोटिपिक रेशियो F2 पीढ़ी में 1:2:1। फिर 2:4:2। फिर 1:2:1। देखो 3 डिजिट याद कर लीजिए। फिर इसके बाद ये वाले इसका 2 गुना ये, इसका 2 गुना ये, फिर इसका 2 गुना ये। देखो मैं तो गुणा करके निकाल लेता हूँ, आप लोगों को सीधे बता रहा हूँ। आप 1 याद कर लीजिए, फिर इन दोनों का 2 गुना कर दीजिए, इन तीनों का। फिर जो शुरुआत में 3 डिजिट लिखे हैं उसको लिख दीजिए। मैं तो गुणा करके निकालता था जब मैं BSc करता था, लेकिन आप लोगों को अब कम समय में इतना बताना आसान नहीं है, क्योंकि फिर मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो, इसमें 1:1 होता है केवल। नेक्स्ट, फिर डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो में 1:1:1 होता है। ठीक। नेक्स्ट, फिर F2 पीढ़ी में कुछ फार्मूले हैं जिनकी वजह से आप निकाल सकते हैं, तो पौधों की संख्या तथा उनमें गैमेट्स। F2 पीढ़ी में कुल पौधों की संख्या 4n से निकाल लेते हैं। F1 पीढ़ी में बनने वाले गैमेट्स के प्रकार को ज्ञात करने का सूत्र 2n है। फिर F2 पीढ़ी में बनने वाले फिनोटाइप का सूत्र 2n है। फिर F2 पीढ़ी में बनने वाले जीनोटाइप को ज्ञात करने का सूत्र 3n है। नेक्स्ट, फिर कुछ रेशियो हैं, ये भी याद कर लेंगे। इनमें से 1-2 क्वेश्चन फंस जाएगा, आप देखो याद कर लेंगे तो 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो डायरेक्ट ही पूछे जाएंगे। प्रारूपिक द्विसंकर अनुपात 9:3:1 होगा। फिर पूरक जीन अन्योन्यकरण 9:7 होगा। संपूरक जीन अन्योन्यकरण 9:3:4 होगा। फिर द्विक जीन अन्योन्यकरण, इसमें रेशियो 15:1। फिर निरोधी जीन अन्योन्यकरण 13:3 होगा। गोपन जीन रेशियो 12:3:1 हो गया। जुकाम भी हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोग सेहत पर ज़्यादा ध्यान दें, दवाई खाते रहेंगे। बहुलक जीन अन्योन्यकरण 9:6:1 है। नेक्स्ट, फिर लिंकेज 2 या 2 से अधिक जीन के एक साथ रहने की प्रवृत्ति को लिंकेज कहते हैं। लिंकेज की अवधारणा को 1910 में मॉर्गन ने दिया था। नेक्स्ट, गुणसूत्रों में जीन की रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। नेक्स्ट, जेनेटिक में वह एक ऐसी विधि है जो संलग्न जीन्स और उसके मध्य क्रॉसिंग ओवर की प्रतिशत को दर्शाती है, उसको जेनेटिक मैप या लिंकेज मैप कहा जाता है या कहते हैं। नेक्स्ट, फिर क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग ओवर समजात क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य होने वाली आनुवंशिक आदान प्रदान को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। नेक्स्ट, क्रॉसिंग ओवर सदैव 2 जीन के मध्य घटित होता है। नेक्स्ट, और डिस्क्रिप्शन में 2 जेनेटिक्स के वीडियो अपलोड हैं, उनकी दे दी जाएगी, और टेलीग्राम की लिंक दे दी जाएगी। आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जितने पेज हैं आपको इस टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, और जो कुछ मैटर मैं बनाऊंगा आप लोगों को टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि कल का पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखो सभी पेपर लगभग औसत में आए, हो सकता है टीचर लैंग्वेज को टफ कर दे तो आप लोगों को समस्या हो जाए। मेरे पास जो कुछ मैटर अवेलेबल होता रहेगा या मैं जो कुछ बना पाऊँगा, क्योंकि देखो मैटर बनाने में टाइम लगता है, तो मैं
उतने टाइम जितने टाइम जो कुछ बना पाऊँगा, जो अच्छा लग जाएगा मैं टाइप करके टेलीग्राम पर भेज दूँगा। तो बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।